वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एम कैंटल में। मार्केट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट अगले हफ्ते कहां जा सकती है। मंडे को यूएस मार्केट्स बंद हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और हमारी मार्केट में जो रिजल्ट्स आए हैं रिलायंस, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक, उसका असर जो हुआ है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसके हिसाब से मार्केट अब क्या करती हुई नजर आएगी। रिलायंस में काफ़ी दम नजर आ रहा है, उसको भी इवेलुएट करेंगे। इसके अलावा 6-7 शेयर हैं जो भी दिख रहे हैं थोड़े स्ट्रांग, उनमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो सबसे पहले एफआईआईज डीआईज की बात करें तो भाई एफआईआईज जो हैं वो लगातार बेच रहे हैं। फ्राइडे को फिर से 3,318 करोड़ का माल बेचा है इन्होंने, स्टॉक कैश मार्केट में बेचे हैं। डीआईएस ने बाइंग करी है, हालांकि काफी कम है कंपैरेटिवली, बट फिर भी काफी मोटा अमाउंट है। 2,572 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है डीआईएस ने। इससे पहले थर्सडे की अगर हम बात करें तो एफआईआईएस ने 4,341 करोड़ का माल बेचा था, तब डीआईएस ने 2,928 करोड़ का माल खरीदा था। और इससे पहले 15 जनवरी यानी कि वेडनेसडे को भी 4,533 करोड़ का माल बेचा था एफआईआईएस ने, और उससे पहले ट्यूसडे को 8,132 करोड़ और मंडे को 4,892 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा था। और अगर इस तरह से देखें तो भाई ये तो अभी तक बहुत मोटा मोटा बेच रहे हैं, जो कि कम होता हुआ नजर आ रहा है। जो लास्ट बेचा है वो 3,318 करोड़ द लोवेस्ट अमाउंट फॉर द वीक है। फ्राइडे को सबसे कम बिकवाली हुई है, हालांकि वो भी काफ़ी बड़ी है। जनवरी मंथ की अगर हम बात करें तो अभी तक एफआईआईएस जो हैं वो 46,576 करोड़ का माल बेच चुके हैं, 46,576 करोड़ का। और अगर डीआईएस की बात करें, जितना खरीद चुके हैं वो इससे ज़्यादा है, दैट इज 49,367 करोड़ का माल डीआईएस खरीद चुके हैं। तो खरीदारी तो मार्केट में हो रही है। अब अगर ईयरली की बात करें तो जो मंथली फिगर है वही ईयरली है फॉर 2025। हाउ अगर पिछले साल की बात करें तो एफआईआईएस ने 3,02,434 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है। और अगर 2024 में बात करें डीआईएस की बाइंग की तो 5,26,545 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है। इस तरह से नेट में देखें तो बाइंग ज़्यादा है, सेलिंग कम है, पर मार्केट फिर भी गिर रही है। और आगे क्या करेगी इसको समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट्स पे कुछ खास पैटर्न्स बन रहे हैं, कुछ खास चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, उनकी बात करेंगे। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। सबसे पहले ये वीकली चार्ट है भाई। वीकली चार्ट के अंदर में 50 मूविंग एवरेज जो है निफ्टी ने उसको तोड़कर क्लोजिंग दे दी है, और कंफर्मेशन कैंडल जिसे कहते हैं, यानी कि सेकंड कंसेक्यूटिव वीक बिलो 50 मूविंग एवरेज, जो सीधा सा इंडिकेशन ये है कि मार्केट वीक है और गिरती भी नजर आएगी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई देखिए, जो पिछला वाला लो मारा था वो को भी तोड़कर क्लोजिंग दी है इसने। पिछला लो कब मारा था अगर वीकली बात करें तो भाई 18 नवंबर वाला वीक जो था 2024 में, उसका लो था अभी तक का लो। उसको नहीं तोड़ रही थी मार्केट और डिफेंड किया जा रहा था, लेकिन अब वो टूट चुका है। अब आगे क्या होगा? आगे मार्केट इसको अगर डिफेंड नहीं करती है, यहीं से पलटकर ऊपर नहीं जाती है, तो ये और वीक हो जाएगी, जिसके संकेत दिख रहे हैं। हालांकि मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप थोड़ा दिख रहा है, बट मार्केट में ये वाला साइन जो है क्लोजिंग बिलो 50 मूविंग एवरेज, ये बहुत बड़ा साइन होता है। और अगर क्लोजिंग बिलो 50 मूविंग एवरेज हो गई है तो ये अब और टूटेगी। अगर ये ऊपर आती है तो अब इसके लिए बड़ा लेवल हो गया है 23,670 से 700 का लेवल, और अब इसे पार करना आसान नहीं होगा, इसके लिए खासा पैसा लगाना होगा। हालांकि इसके ऊपर अगर चली जाती है मार्केट, तभी कुछ ऊपर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि 50 मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए, बट कारण ये है कि जिस तरह का डोजी कैंडल बना है इस वीक का, ये बताता है कि इनडिसाइसिव है। और आजकल क्योंकि सब लोग एल्गो पे जा रहे हैं, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है, तो स्मार्ट मनी ने ये बना रखा है पैटर्न के, जहां पे
एल्गो का स्टॉप लॉस हिट होता है उसके नीचे जरूर ले जाते हैं। सो ये वो लेवल था जिसके नीचे सब लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, उसके नीचे रखा गया मार्केट को, और अब काफी सारे वीक हैंड्स को रिमूव कर दिया गया होगा। और ये जो डोजी बना है ये इंडिसाइसिव बता रहा है, अगर मार्केट अब वापस ऊपर चलती है तो चांसेस हैं कि रिकवरी आ जाए, लेकिन वो ना के बराबर है। ये वीकली चार्ट, ठीक है। अगर अब मंथली चार्ट को देखें तो मंथली चार्ट पर भी मार्केट पैटर्न में नीचे की तरफ है। मंथली वीक जो नवंबर का लो था उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है। हालांकि अब जो ये पैटर्न, ये वाला कैंडल था, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो इसमें खासा बड़ा शेडो, खासा बड़ा विक बना था। इसके रेंज में मार्केट एंटर कर गई है जो कि जून मंथ का था, और इसमें एक ही दिन इलेक्शन से पहले वाला दिन 3 जून का जो था उसमें खासी गिरावट आई थी और फिर रिकवरी कर ली गई थी। तो अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पे सब कुछ डिसाइसिव लेवल पे आ चुका है। अब अगले हफ्ते जो है, अगले हफ्ते का इनफैक्ट 20 तारीख को ही, मंडे को ही ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में काफ़ी कुछ बदलता हुआ नजर आ सकता है, जिसकी कि काफ़ी आसार हैं और काफ़ी उम्मीदें भी हैं। ग्लोबल मार्केट्स बढ़ती हुई नजर आएंगी ऐसा माना जा रहा है। हमारी मार्केट की बात करें तो हमारी मार्केट में फंडामेंटली कोई भी चेंज नहीं आया है, किसी भी तरह का नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि जो रिजल्ट्स का मौसम चल रहा है उसके तहत में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे पिछले क्वार्टर में, जिसने काफ़ी नुकसान दिया मार्केट को। और अब जो है वो नया सीज़न शुरू हो चुका है रिजल्ट्स का। लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 यानी कि जो सितंबर से दिसंबर तक के रिजल्ट्स थे वो आने शुरू हो चुके हैं, जिसमें रिलायंस ने एक अच्छा खासा रिजल्ट दिया है और जिसका कि असर भी मार्केट में होता हुआ नजर आया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो रिलायंस में मैंने बताया था कि 1266-67 के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और 1275 पार करने के बाद मैंने बोला था कि ये 1300 के पार जाता हुआ नजर आ सकता है। इसमें खासा दम नजर आ रहा है जो कि फ्राइडे को होता हुआ नजर आया, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो अभी कम रेड में दिखी, सिर्फ 108 पॉइंट टूटता हुआ नजर आया। निफ्टी अगर ये नहीं बढ़ता तो खासी बड़ी गिरावट दिखाई देती है। हालांकि गिरावट जो थी, रिजल्ट इसके अलावा इन्फोसिस के भी आए, और इन्फोसिस के रिजल्ट्स के ऊपर बहुत मजा नहीं आया पब्लिक ने या मार्केट ने उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया। हालांकि बहुत बड़ी कोई नुकसान की बात नहीं दिखी थी इन्फोसिस में, बट उसके अंदर में जो कमेंट्री आई है, कमेंट्री बहुत नुकसानदेह थी। कमेंट्री के अंदर में जो मैनेजमेंट ने कहा है वो ये कहा है कि एआई के आने से आने वाले समय में इन्फोसिस के प्रॉफिट्स में कमी आती हुई नजर आ सकती है, जिसका कि सीधा सीधा असर मार्केट में पड़ता हुआ नजर आया और इन्फोसिस खासा टूटता हुआ नजर आया, और ये 1815 के लेवल पर आकर गिर गया, जो कि 1900 को नहीं तोड़ रहा था। सीधा गैप डाउन और सीधा 1800 समथिंग। दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट। अब अगर बात, दो बड़े दिग्गजों का तो रिजल्ट आ गए, तो और कौन कौन से हैं बड़े दिग्गज जिनके रिजल्ट आ सकते हैं, तो वो हैं भाई HDFC और ICICI। जो अगर इन चारों शेयर को मिला दिया जाए, HDFC, ICICI, रिलायंस और इन्फोसिस, तो ये लगभग 50% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी वैल्यूएशन में। सो इनके असर पड़ते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में, इन पर नज़र रखिएगा। इन सब के ऊपर चिंता का विषय जो है वो हमारा रुपये की वैल्यूएशन का गिरना भी बहुत खतरनाक साइन है, जिसकी वजह से जो डॉलर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, जो हमारी इकोनॉमी को काफ़ी हिट दे रहा है। अगर बात करें तो दिसंबर में ये 85 पे था, और अगर अक्टूबर की बात करें तो ये 84 के पास चल रहा था, ठीक है। नवंबर भी लगभग 84 से थोड़ा सा ऊपर था, बट अगर बात करें अक्टूबर से जनवरी की 3 महीने के अंदर ये 84 से 86 आ गया, जो खासा बड़ा अप मूव है, और ये हमारे फंडामेंटल्स को कमज़ोर करता नज़र आ रहा है। और ये कोई इंडियन इकोनॉमी या इंडियन करेंसी के गिरने की बात कम, बल्कि ग्लोबली जो डॉलर है इसके अंदर में ताकत आने की बात ज़्यादा समझ में आ रही है, जिसकी वजह से अक्रॉस द
ग्लोब जो है सारी करेंसीज डॉलर के आगे टूटती नजर आ रही हैं और कारण ट्रम्प साहब हैं। देखते हैं ट्यूसडे को क्या होता है। मंडे को मार्केट ग्लोबल बंद रहेगी यूएस की, और मंडे को ही ट्रम्प साहब जो हैं वो अपना प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के, और उसके बाद मार्केट क्या करती है वो देखने की बात होगी। बाकी अब चलते हैं लेवल्स देखते हैं भाई। ट्रेडिंग के हिसाब से अगर देखें तो कि क्या कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो इंडिकेट ये कर रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा नहीं है, लेकिन 15 के ऊपर है 15.74, विच इंडिकेट्स दैट ऑप्शंस में भी मूवमेंट अच्छा होगा, और मूवमेंट जो है वो शायद बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं इंडेक्स वाइज लेवल की, तो शुरू करते हैं निफ्टी से पहले। तो देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बड़ी रेंज की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो निफ्टी को अब क्लोजिंग देनी है ऊपर 23,350 के, तभी ये ऊपर जाने के मूड में है। अदरवाइज अब ये नीचे के प्रोग्राम में बना दिख रहा है, लेकिन नीचे भी 23,130 के आसपास का लेवल बनता है, जो कि बहुत अच्छी सपोर्ट है, जिसको ये तोड़ना नहीं चाहता। तो लेकिन अगर ऊपर जाए तो कैसे आगे बनती है बात, वो बात कर लेते हैं, फिर नीचे की बात करेंगे। तो अगर 23,330 के पार जाता है तो फिर भाई 390 या 400 का लेवल है, यहाँ पर भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस की जाएगी। और अगर अब बात करूँ उससे ऊपर का लेवल, तो एक लेवल जो कि पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। दैट इज 23,470 के आसपास, 460 से 70 का एरिया, जिसे ये तोड़ना नहीं चाह रही थी। कई बार डिफेंड किया गया था, लेकिन अब ये पार करना मुश्किल होगा, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। 475 टू बी वेरी प्रिसाइज यहाँ पर अभी निकलता है, लेकिन 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे देख लीजिएगा। और ये को पार करना अब आने वाले समय में निफ्टी के लिए एक क्रिटिकल टास्क होगा, और अगर इसको पार करता है तभी कुछ सोचेंगे आगे बढ़ने की। और ये बजट से पहले होता हुआ नजर अभी दिख नहीं रहा है आता हुआ ऐसा माहौल के ये पार कर जाए। बट अगर ये कर जाता है तो अगली रेजिस्टेंस फिर 23,600 से 650 का लेवल है। इसको अगले हफ्ते हम पार कर रहे हैं, ऐसा कहीं से कहीं तक अभी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये हो जाए तो मैक्सिमम ऊपर 23,954 और 24,200 ये दो लेवल बनते हैं। इसके अंदर गेम खत्म हो जाएगा अगले हफ्ते। अगर आप शॉर्ट करने की सोचें और यहाँ से पार के ऑप्शंस में कुछ सेल ऑफ देखना चाहें तो आप हेज बना सकते हैं मेरी समझ से। और अगर आप बात करें नीचे की, तो नीचे में जैसा कि पहला लेवल बताया, सबसे पहली मजबूत सपोर्ट 23,130 बनती है, और दूसरी फिर मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,040-50 की बनती है। ये मैं लेवल काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, हालांकि अभी 23,035 के आसपास आके बन रहा है, लेकिन 23,050 से ही इम्पोर्टेंस है इसकी। ये इसको नहीं तोड़ेगा, ये पिछले हफ्ते मैंने पूरा समझाया था। अगर नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर इसके नीचे जाते हैं 23,050 से 23,000 साइकोलॉजिकल लेवल, तब मार्केट बहुत कमज़ोर हो गई है। ये अनदर 3 to 5% का गिरावट और दिखाएगी। तब जो लेवल खुल जाते हैं वो सीधा नीचे में 22,000 के बन जाते हैं, या 21,970 से लेकर 21,700, ये है वो लेवल जहां तक मार्केट आने का प्रोग्राम बना लेगी। सो अगले हफ्ते देखना हमें ये है कि 23,000 ना टूटने पाए, अन्यथा मार्केट में बने रहना खतरनाक हो सकता है। और बाइंग की जल्दी अभी ना करें। बाइंग के लिए मैं आपको बता दूं तरीका क्या होता है, वो शेयर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने कुछ शेयर निकाले हैं, तो BPCL में वो साइन दिख रहा है, उसको देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे शेयर हैं जब आपको बाइंग का साइन देते हैं। तो बाइंग का साइन देखिए, ये है वीकली कैंडल, और अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इसमें इसने डोजी या हैमर जिसे कहते हैं वो बहुत अच्छा सा हैमर बनाया है, और ये बता रहा है कि रिवर्सल के साइन है। लेकिन इसमें भी स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड किया जाना चाहिए। ठीक है, ये लेवल था इसका, ये नहीं तोड़ रहा था, वो तोड़ दिया है इसने अब। ठीक है, तो तोड़ इसलिए दिया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एल्गो वाला खेल है उसके अंदर में सब लोग सिस्टम में ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। तो
स्मार्ट मनी जानता है आप एल्गो पे अगर आ रहे हैं तो आपको लगता है वो आपको फ़ायदा देगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही स्मार्ट मनी को एल्गो समझ में आएगा वो उसको भी बीट करने के रास्ते खोज लेगा। सो उसने वो खोज लिया। उसके अंदर में ये यहाँ पर वीकली कैंडल यहाँ पर देखिए नीचे आई है और उसके बाद एक खासी अच्छी बढ़िया हैमर बनता हुआ नजर आया। ये वीकली चार्ट है। डेली चार्ट पर अगर देखें तो ये देखिए अभी यहाँ पर साइडवेज में रखा है। अब अगर ये नीचे के लेवल को सस्टेन कर लेता है तो ये साइन ऑफ रिवर्सल है। काफ़ी चांसेस हैं कि ये वापस ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है या और टूटने से मना कर सकता है। हालांकि रेंज बड़ी है और इसके अंदर में अभी जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा बाइंग करना समझदारी नहीं होगी। लेकिन अभी जैसे 273 पे दिख रहा है और अगर आप इसको चाहें बाय करना तो थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू कर सकते हैं। और इसका जो लेवल बनता है वो करीब करीब 217 का बनता है। 217 तक या 200 माफ़ी चाहूँगा 260 263 का स्टॉप लॉस बनता है। 260 63 को अगर ये तोड़ दे 273 पे 263 का स्टॉप लॉस बनता है। 10 रुपये का तो अगर आप चाहें तो यहाँ तक बाय कर सकते हैं। हालांकि नीचे उसके बाद बात करें तो ये 217 के लेवल तक जाने का कोशिश कर सकता है अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है जो कि है 263 BPCL। ठीक है, हालांकि ये भी कह ये रहा है कि नहीं टूटेगा। ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। RSI माय अपॉलॉजी RSI ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये ऊपर है। और मेरा एक 5 EMA वाला चार्ट 5 EMA वाला मैंने पैटर्न बताया हुआ सिखाया हुआ ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसको। तो ये 5 EMA OHLC के ऊपर क्लोज कर चुका है। 5 EMA बहुत मजबूत साइन होता है। फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल 5 EMA ही होता है। प्राइस जब उसके नीचे चल रही है तब तक उसके अंदर में सेल में बैठे रहते हैं, लगातार सेल में बैठे रहिए और जब 5 EMA के ऊपर आए तो उसे माना जाता है रिवर्सल का साइन। अब जो उसकी बात हो गई वो भी साथ में BPCL में अगर आप देखें तो इसको भी एक पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है ये देखिए मॉर्निंग स्टार नीचे 3 कैंडल का पैटर्न होता है। एक रेड कैंडल, फिर एक बुलिश कैंडल हैमर और फिर ये ग्रीन कैंडल। अब अगर ये ऊपर जाता है और क्रॉस करता है इस लेवल को तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा। सो 273 74 का लेवल के ऊपर जाता है तो मुझे ये दिख रहा है कि ये अभी ऊपर फिलहाल के लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम 279 या 280 तक जाता हुआ नज़र आएगा। और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर ये 288 और फिर उसके बाद 293। हाउएवर लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। एज अ 3 से 5 साल की होल्डिंग अगर आप रखना चाहें तो ये अच्छा बढ़ रहा था और बढ़ता ही जा रहा था। अब ये काफ़ी अच्छी करेक्शन दे चुका है, अपने हाई से काफ़ी नीचे है। इसने हाई की बात करें तो लगभग सितंबर में 377 377 का हाई मारा था जहां से 277 पे है, खासा गिर चुका। और 4 जून का जो डिप था उसके लो के पास ही है। अगर आप इसको भी अपना स्टॉप लॉस बनाना चाहें तो ये 256 बनता है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू लुक फॉर द स्टॉक्स जब रिजर्व रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसमें भी स्टॉप लॉस पे चलिए क्योंकि अगर अभी ये टूटा यहाँ से टूट कर नीचे गिरा तो मैं फिर बता दूं आपको नीचे 240 227 और 215 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। क्विकली अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए इसने भी 50 WMA को तोड़ दिया है। VWMA वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज और ये सेकंड कंफर्मेशन कैंडल है जिसका मतलब ये है कि ये कंफर्म कर चुका है कि अब ऊपर का प्रोग्राम कम और नीचे की तरफ का प्रोग्राम ज़्यादा है। तो सावधान रहिएगा, सेलिंग के ही ट्रेड ढूंढना ज़्यादा समझदारी होगी। लेवल्स की अगर हम बात करें तो अभी जो ये नीचे की तरफ में जा रहा है तो मेरी समझ से अगर बात करूं तो अब 48,540 पे है। 48,800 का लेवल है जहां तक ये जा सकता है। यहाँ पे सपोर्ट ले लेना चाहिए इसको, अगर नहीं लिया तो ये बहुत बड़े खेल में आ गया है। फिर ये 46,590 और उसके बाद फिर 45,864
इन लेवल्स पे खेलता हुआ नजर आएगा। ये हैं वो लेवल्स जहाँ पे सपोर्ट मिलेगी अगले हफ्ते। और अगर यहाँ भी नहीं रुका तो 44,480 तक का लेवल ओपन है अगले महीने या बजट से पहले तक के लिए। हाउएवर अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए 49,000 अब एक चैलेंज है, इसको पार करना आसान नहीं होगा। इसको पार कर लेगा तो फिर 49,200 और फिर 49,480 से 500 का लेवल फिर से रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर इसको पार कर गए तो 50,000 का लेवल तो बहुत ही टफ है, वहां से लेकर 50,200 तक का लेवल काफी खासा मुश्किल लेवल होगा। क्विकली सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स के अंदर में कहानी नेगेटिव ही है, हालांकि इसमें इतनी नेगेटिव नहीं है जितनी ज़्यादा नेगेटिव बैंक निफ्टी में दिख रही है या निफ्टी में दिख रही है। इसका कारण ये है कि भाई इसने जो डोजी बनाया है वो अपनी पूरी सपोर्ट लेवल पे बनाया है, मगर जैसे ही ये इसके नीचे जाएगा तो ये दिक्कत में आ जाएगा। 76,600 का लेवल है, इसको तोड़ के अगर ये नीचे जाता है तो ये फिर कमज़ोर हो जाएगा और फिर इसमें भी कमज़ोरी आ जाएगी। अगला लेवल 76,260 और अगर इसको तोड़ा तो फिर 75,028 या 75,100 ये है लेवल जिस तक ही जाने की कोशिश करता हुआ नज़र आएगा। और अगर ये 75,000 को भी डिफेंड नहीं कर पाता तो फिर लेवल बहुत खतरनाक निकल रहे हैं, तब 71,887 का लेवल होगा जिसको अचीव करने की कोशिश सेंसेक्स करता नजर आएगा। हाउएवर अगर ऊपर जाना है तो अब इसको 76,600 ही नहीं तोड़ना चाहिए और ये ऊपर की तरफ चलता हुआ नजर आए तो फिर ये 76,900 फिर 77,120 77,300 और फिर उसके बाद 77,670 यहाँ तक ये जा सकता है। यहाँ पर आकर ये फिर फंसता हुआ नजर आएगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा बड़ा मूव 78,355 तक का भी आ सकता है। इसको देखना होगा आने वाले समय में अगले हफ्ते क्या होता है। और अगर इसके ऊपर जाते हैं तो बात ही क्या है, फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हालांकि अभी ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर बनता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और बाकी भाई सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब इसके बाद में ये रोज़ प्रेडिक्शन की बजाय कोशिश ये करूँगा कि आपको टूल्स सिखाने शुरू करूँ जिसमें हम शुरुआत करते हुए नज़र आएंगे। मूविंग एवरेज में सिखा चुका हूँ काफ़ी कुछ, उसको भी मगर रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद फिबोनाची और अगर चाहिए तो इचिमोकू क्लाइड और कई और दूसरे टूल्स जो हैं वो आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको ये समझना होगा कि जो सब देख रहे हैं उससे अलग आपको कुछ देखना और ढूंढना होगा, वही आपका एज होगा। अगर आपका वो एज आपके पास है तभी आप एक ट्रेडर बन सकते हैं और आप प्रॉफिट बना सकते हैं, वरना सब जो देख रहे हैं अगर आप भी वही देख रहे हैं तो सबको लॉस हो रहा है, आपको भी लॉस होता रहेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि यू हैव टू हैव द एज ओवर अदर ट्रेडर्स। बाकी भाई बड़े बड़े प्रॉफिट देखकर अगर आपको अच्छा लगता है तो उनको देख सकते हैं, उनसे अगर कुछ सीखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर सच में सीखना चाहते हैं स्कूल की तरह टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। चलिए, with this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.